हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यानी CCC यानी ट्रिपल C, इस सीरीज का ये मेरा 8वां वीडियो है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? हमारे विकल्प हैं ए विंट सेर्फ, बी बॉब कॉर्न, सी ए और बी दोनों तथा डी नन यानी कोई नहीं। इंटरनेट आज इतना ज़रूरी हो गया है कि यदि 1 मिनट के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाए तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आज बहुत कुछ इंटरनेट पर निर्भर हो गया है। इंटरनेट इंटरनेशनल लेवल नेटवर्क के ऊपर काम करता है, जिससे वो दुनिया भर के यूजर को एक साथ जोड़े रहता है। इंटरनेट के लिए वर्ल्ड वाइड वेब यानी www सबसे ज़रूरी साधन माना जाता है, क्योंकि इसके बिना हम इंटरनेट का अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। बिना इसके हम इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। सन 1974 में कई असफल प्रयासों के बाद विंट सेर्फ और बॉब कॉर्न के द्वारा TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का डिज़ाइन प्रस्तुत किया गया था, जो 1978 में TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल में बदल गया। इस प्रकार से विंट सेर्फ तथा बॉब कॉर्न दोनों को ही इंटरनेट का आविष्कारक माना जाता है। अतः हमारा विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, POS का इस्तेमाल कहाँ होता है? हमारे विकल्प हैं ए शॉपिंग मॉल में, बी बैंकों में, सी दुकानों में या डी उपरोक्त सभी। POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। जैसे आप किसी दुकान पर ख़रीदारी करने जाते हैं, वहाँ पे आप क्या करते हैं? अपना ATM कार्ड निकालते हैं, एक मशीन पर स्वाइप करते हैं और अपना पैसे का ट्रांजैक्शन पूरा कर लेते हैं और सामान लेकर के अपने घर वापस आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप, राशन की दुकान, मॉल्स, जनरल स्टोर या बैंक शाखाओं में इस तरह की मशीनें रखी होती हैं। इस मशीन को कहते हैं POS मशीन या POS टर्मिनल। POS एक कंप्यूटराइज्ड मशीन है जिसका उपयोग कैश रजिस्टर के स्थान पर किया जाता है। यह मशीन डेबिट या क्रेडिट कार्ड को पढ़ना, खरीदारी की पुष्टि करना और ग्राहक को सामान की रसीद देने का काम करती है। यह काम व्यापार तथा लोकेशन के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि POS मशीन का इस्तेमाल शॉपिंग मॉल में भी होता है, बैंकों में भी होता है और दुकानों में भी होता है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा तीसरा प्रश्न है, जीमेल के निर्माता कौन है? हमारे विकल्प हैं ए सर्जी ब्रिन, बी लैरी पेज, सी पॉल बुचित और डी रे टॉमलिंसन। जीमेल गूगल के द्वारा प्रदान की जाने वाली एक ईमेल सेवा है। इसका विकास पॉल बुचित के द्वारा किया गया था। उन्होंने सन 2001 में जीमेल पर अपना काम प्रारंभ किया और गूगल समूहों के कोड का फिर से उपयोग करते हुए जीमेल का पहला संस्करण बनाया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर सी पाल बुचित है। चौथा प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए सहायक होता है? हमारे विकल्प हैं ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डी उपरोक्त सभी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसा कि हम जानते हैं कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। ये हमारे उसी कार्य को संपादित करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं। ये हमारे सिस्टम को खुलने व बंद होने की सुविधा प्रदान करते हैं और हमारे सभी हार्डवेयर को एक्टिव करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमताओं को बढ़ा देता है और किसी हार्डवेयर को भी कार्य करने में उसकी सहायता करता है। जैसे हम प्रिंट यूटिलिटी का उदाहरण ले लें। यह सुविधा यदि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ना भी हो तो हम अलग से प्रिंटर के ड्राइवर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम न सिर्फ उस प्रिंटर को पहचानता है बल्कि उस प्रिंटर से प्रिंट भी करा सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए सहायक होता है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा। पांचवा प्रश्न है, वेब ब्राउज़र का आविष्कार किसने किया था? हमारे विकल्प हैं ए टिम बर्नर ली, बी विंट सेर्फ, सी चार्ल्स बैबेज और डी बॉब कान्ह। वेब ब्राउज़र का आविष्कार सन 1993 में टिम बर्नर ली के द्वारा किया गया था। इसका नाम मोज़ैक था। इसके आने के बाद इंटरनेट की दुनिया ही बदल गई और सूचना क्रांति का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। यानी हमारे जो भी यहाँ पर विकल्प हैं उनमें से हमारा विकल्प नंबर ए टिम बर्नर ली यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? हमारे विकल्प हैं ऑप्शन नंबर ए GOI, बी RBI, सी NPCI और डी UPCI। यूपीआई क्या है? अगर आप भी अपने स्मार्टफोन का प्रयोग रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को खरीदने में करते हैं तो आपका यूपीआई से पाला जरूर पड़ा होगा। मोबाइल प्लेटफार्म से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग यूपीआई का प्रयोग करते हैं, जिसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई बैंक अकाउंट को एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए रकम ट्रांसफ़र करने की इजाज़त देता है। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने विकसित किया है। इसका नियंत्रण रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन के हाथ में है। अब क्योंकि इसका विकास NPCI के द्वारा किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ATM का पूरा नाम क्या है? विकल्प हैं ए ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, बी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन और डी नन। आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति ATM का प्रयोग करता है, इसलिए हमें ATM का पूरा नाम भी पता होना चाहिए क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी हमारे इस प्रश्न का विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है, आधार कार्ड द्वारा पैसा निकालने की विधि को कहते हैं? हमारे विकल्प हैं ए NEFT, बी IMPS, सी AEPS और डी NOUP। क्योंकि यहाँ पर
आधार कार्ड से पैसा निकालने की बात हो रही है, इसलिए हमारा यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर सी, AEPS। इसका पूरा नाम होता है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, यानी आधार आधारित भुगतान प्रणाली। इसे NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक तथा सदस्य बैंकों की सलाह से विकसित किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग से वंचित इलाकों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस सिस्टम के द्वारा लेन देन बहुत आसान हो जाता है। अब ग्राहकों को पैसा निकालने के लिए और जमा कराने के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही उन्हें बैंक पासबुक, डेबिट कार्ड आदि साथ रखने का झंझट करना पड़ता है। बस आधार नंबर से उनकी बेसिक बैंकिंग का काम या तो घर से या फिर घर के नज़दीक ही कहीं पूरा हो जाता है। जिन क्षेत्रों में बैंक शाखाएं नहीं होती हैं उन क्षेत्रों के लिए यह सुविधा एक वरदान साबित हुई है, क्योंकि अब बैंक इनके पास आ गए हैं, इन्हें बैंक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ ऑप्शन नंबर सी, AEPS। अगला प्रश्न है, किस माध्यम से दूसरे देश में पैसा भेजते हैं? हमारे विकल्प हैं A, NEFT, B, RTGS, C, स्विफ्ट और D, नन यानी कोई नहीं। दूसरे देश में पैसा भेजना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहलाता है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए हमें स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है। कभी कभी लोग IFSC कोड को ही स्विफ्ट कोड समझ लेते हैं। स्विफ्ट कोड IFSC कोड से बिल्कुल अलग होता है। IFSC कोड का इस्तेमाल इंडिया के अंदर किसी भी बैंक में लेन देन के लिए होता है, जबकि स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल आपको किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए करना पड़ता है। इसके बिना आप कहीं पर भी दूसरे देश में पैसा नहीं भेज सकते हैं, ना ही प्राप्त कर सकते हैं। स्विफ्ट कोड को BIC यानी बैंक आइडेंटिफायर कोड भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, स्विफ्ट। अगला प्रश्न है, ब्लॉग शब्द किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? विकल्प दिए गए हैं A, वेब लॉग, B, वेब लॉग, C, B लॉग और D, नन यानी कोई नहीं। ब्लॉग शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर के बना है वे हैं वेब और लॉग, यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न है, किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है? विकल्प हैं A, कंपनी का, B, कमांड का, C, कम्युनिकेशन का और D, कमर्शियल का। संगठन का अगर वेबसाइट है और उसके अंत में .com लगा हुआ है तो .com हमेशा कमर्शियल वेबसाइट को प्रकट करता है, यानी हमारे इन विकल्पों में जो हमारा ऑप्शन नंबर D है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न, ऐसा वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलता है उसे कहते हैं A, बूट सेक्टर वायरस, B, मैक्रो वायरस, C, टाइम बम और D, वर्म। जो वायरस एक निश्चित समय के बाद या किसी खास तारीख को चलते हैं उन वायरस को हम टाइम बम के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर
हमारा जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर सी टाइम बम है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक कौन हैं? हमारे विकल्प हैं ए बिल गेट्स, बी DNP, सी ओंग और डी टिम बर्नर ली। वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण 12 मार्च सन 1989 में हुआ था। यूरोपीय शोध एजेंसी यानी CERN में टिम बर्नर ली ने एक ऐसी योजना बनाई जिससे इंटरनेट बेस्ड हाइपरटेक्स्ट के जरिए सूचना को विभिन्न कंप्यूटर्स पर एक्सेस किया जा सके और WWW का निर्माण करके वे इसमें सफल भी हुए। यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ वो ऑप्शन नंबर डी टिम बर्नर ली हुआ। अगला प्रश्न है इनमें से किस मॉनिटर का आउटपुट ब्लैक एंड वाइट रूप में प्रदर्शित होता है? हमारे विकल्प हैं ए मोनोक्रोम, बी ग्रे स्केल, सी रंगीन मॉनिटर और डी फ्लैट पैनल मॉनिटर। ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर सबसे पहले जब कंप्यूटर का विकास हो रहा था तब बनाए गए थे। इनमें से मोनोक्रोम मॉनिटर ऐसा था जिसमें हमें आउटपुट ब्लैक एंड वाइट मिलता था। मोनोक्रोम का अर्थ ही होता है एक रंग वाला, यानी बिना किसी कलर वाला। आजकल के समय में ऐसे मॉनिटर हमें देखने को ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि आज LCD, LED जैसे अत्यधिक स्मार्ट मॉनिटर्स बन गए हैं और इन्हीं का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ वो है ऑप्शन नंबर ए मोनोक्रोम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत का सुपर कंप्यूटर है? विकल्प हैं ए परम, बी विक्रम 100, सी अनुपम और डी उपरोक्त सभी। हमारे देश में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो था परम। उसके बाद में अनुपम, विक्रम 100 जैसे अन्य कई सुपर कंप्यूटरों का विकास हुआ। यानी यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है पहला इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है? हमारे विकल्प दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए मोज़ैक, बी गूगल क्रोम, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर और डी मोज़िला फायरफॉक्स। किसी भी कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमें किसी न किसी इंटरनेट ब्राउज़र की आवश्यकता ज़रूर होती है। उसके बिना हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी नाम दिए गए हैं सभी इंटरनेट ब्राउज़र ही हैं, लेकिन इनमें से सबसे पहला ब्राउज़र है मोज़ैक, जिसका निर्माण टिम बर्नर ली के द्वारा किया गया था। यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर ए मोज़ैक। अगला प्रश्न जो वायरस डेटा फाइल को खराब कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? हमारे विकल्प हैं ऑप्शन नंबर ए बूट सेक्टर वायरस, ऑप्शन नंबर बी डेटा फाइल वायरस, ऑप्शन नंबर सी सेक्टर वायरस और ऑप्शन नंबर डी बूट वायरस। डेटा फाइल को खराब कर देने वाले वायरस को हम कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। ये वायरस फ्लॉपी या हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में स्टोर होते हैं और जब हम कंप्यूटर को प्रारंभ करते हैं तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में बाधा डालते हैं और यदि किसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करने भी लगता है तब ये कंप्यूटर के दूसरे संयंत्रों को बाधा पहुंचाना प्रारंभ कर देते हैं। यानी
हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ वो ऑप्शन नंबर ए बूट सेक्टर वायरस हुआ। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में टाइपराइटर क्या है? हमारे विकल्प हैं ए एनिमेशन, बी ट्रांजिशन साउंड, सी स्लाइड व्यू और डी स्लाइड टेक्स्ट। हम लोग पावर पॉइंट में जब एनिमेशन टैब पर जाते हैं तो उसमें हमें एक ट्रांजिशन साउंड का विकल्प दिखाई देता है। हम लोग जब उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर एरो, बॉम्ब, ब्रीज, कैमरा, कैश रजिस्टर और इसी के साथ साथ टाइपराइटर का भी विकल्प दिखाई देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि टाइपराइटर एक प्रकार का ट्रांजिशन साउंड है जो एक स्लाइड के बाद में दूसरी स्लाइड जब आती है तब सुनाई देता है और इसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प हुआ वो ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिशन साउंड हुआ। अगला प्रश्न है, प्लाटर कितने प्रकार के होते हैं? हमारे विकल्प हैं ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4 और डी 6। प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस है। इससे चित्र, चार्ट, ग्राफ आदि को प्रिंट किया जा सकता है। ये 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं और इनके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को भी प्रिंट किया जा सकता है। प्लाटर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला ड्रम पेन प्लॉटर और दूसरा फ्लैट बेड प्लॉटर। प्लॉटर का आविष्कार सन 1953 में रेमिंगटन रैंड के द्वारा किया गया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प हुआ वो ऑप्शन नंबर ए यानी प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामित्वधारी सॉफ्टवेयर को और क्या कहते हैं? हमारे विकल्प हैं ए ओपन सोर्स, बी क्लोज सोर्स, सी फ्रीवेयर और डी शेयरवेयर। हमारे सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। पहला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी फ्री में उपलब्ध होने वाला सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है। इसको यूजर पढ़ सकते हैं व अपनी मर्जी के अनुसार इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। जबकि दूसरे टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं यानी क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। इनको हम स्वामित्वधारी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। यह सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड होता है। इसका प्रयोग बहुत ही सीमित होता है। यह सॉफ्टवेयर अपने निर्माता अथवा मालिक की प्रॉपर्टी होता है और इसमें किसी भी यूजर के द्वारा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी हमारा जो प्रश्न था कि स्वामित्वधारी सॉफ्टवेयर को और क्या कहते हैं, तो इसको हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी हमारा विकल्प नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। साथियों, वीडियो कैसा था? आपको कितना समझ में आया? ये तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे। हमारा चैनल आप लोगों की सफलता के लिए लगातार काम करता रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक व शेयर जरूर कर दें। हमारे साथ हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।